1999 साउथ ऑस्ट्रेलिया स्नो टाउन नाम का एक बेहद शांत छोटा सा कस्बा। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी अपनी एक ठहरी हुई रफ्तार से चलती है। बिल्कुल। और इस कस्बे के बीचों बीच एक पुराना बंद पड़ा बैंक है। एक ऐसी इमारत जिसे देखकर कोई दो बार मुड़कर ना सोचे। सही बात है, एकदम आम सी बिल्डिंग। लेकिन जब पुलिस इस बैंक वॉल्ट का भारी दरवाजा खोलती है तो वहां 6 प्लास्टिक के बैरल्स मिलते हैं। हाँ, और उन बैरल्स के अंदर 8 लाशें छुपाई गई थीं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खौफनाक मामलों में से एक, जिसे स्नो टाउन मर्डर्स या बॉडीज इन बैरल्स केस भी कहा जाता है, उसका गहन विश्लेषण करने वाले हैं। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उस अपराध की टाइमलाइन को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो दस्तावेज और शोध सामग्री हमारे पास है, उनके आधार पर उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। वो सिस्टम की कमजोरियां जिसने एक आम से दिखने वाले पड़ोसी को इतने बड़े सिलसिलेवार अपराध करने की छूट दे दी। एक शांत कस्बे के बंद वॉल्ट में इतना बड़ा राज आखिर पहुंचा कैसे, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेरा दिमाग इस बात पर अटक जाता है कि इतनी छोटी और शांत जगह पर ऐसी भयानक चीज लाई कैसे गई। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि स्नो टाउन इस पूरी साजिश का केंद्र कभी था ही नहीं। अच्छा। हाँ, दुनिया आज इस केस को स्नो टाउन मर्डर्स के नाम से जानती जरूर है, लेकिन उन 12 शिकारों में से सिर्फ एक की हत्या वहां उस बैंक में हुई थी। सिर्फ एक की? बाप रे। बिल्कुल। ना तो अपराधी उस कस्बे के थे और ना ही उनके शिकार। ये तो बस उनका मतलब एक आखिरी ठिकाना था। तो लाशें पहले कहीं और थीं? हाँ, अपराधी लगातार पुलिस और इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए लाशों को साउथ ऑस्ट्रेलिया की अलग-अलग जगहों पर घुमाते रहे थे। वाह, ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन लगती है। एकदम। जब उन्हें लगा कि पकड़े जाने का डर बढ़ रहा है, तब जाकर मार्क हेडन नाम के एक साथी ने इस बैंक को किराए पर लिया ताकि किसी को शक ना हो। एक ऐसी साजिश जिसमें लाशों को स्टेट के अलग-अलग हिस्सों में घुमाया जा रहा हो, वो किसी साधारण दिमाग की उपज तो हो नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक दिमाग था। वही मैं सोच रही थी। उस मास्टरमाइंड का नाम था जॉन जस्टिन बंटिंग। एक आम सा पड़ोसी कैसे इतना खतरनाक बन सकता है, ये समझना जरूरी है। बंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो खुद में काफी डिस्टर्बिंग है। हाँ, जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो बताते हैं कि उसके बचपन में जब वो 8 साल का था, तब उसके एक दोस्त के बड़े भाई ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था। जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। बिल्कुल। लेकिन जब वो 22 साल का हुआ और उसने एक अबाटोर यानी कसाई खाने में काम करना शुरू किया, तो चीजें एक अलग ही दिशा में चली गईं। देखिए, कसाई खाने में काम करना एक बात है, पर बंटिंग इस हिंसा को एंजॉय करता था। वो जानवरों को काटने की बातें बड़े गर्व से करता था। जो आमतौर पर लोग छुपाना चाहते हैं या नॉर्मल काम समझते हैं। फिर 1991 में उसकी दोस्ती रॉबर्ट जो वैगनर से हुई और दोनों नियो नाजी विचारधारा से जुड़ गए। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और बंटिंग ने अपने दोस्तों को ये विश्वास दिला दिया कि वो जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो पेडोफाइल्स हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं या समाज के कमजोर लोग हैं। उसने उन्हें एक दुश्मन के रूप में पेश किया। वही तो। मुझे ये सुनकर लगता है कि बंटिंग किसी क्रिमिनल गैंग के लीडर से ज्यादा एक कल्ट लीडर की तरह काम कर रहा था। एक एको चेम्बर बना लिया था उसने। एग्जैक्टली। एक ऐसा एको चेम्बर जहां उसकी हर गलत बात को, उसकी हिंसा को सही मान लिया जाता था। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये लोग सच में खुद को समाज सुधारक या विजिलेंटिस समझते थे, या ये सिर्फ उनके अंदर की हिंसा को बाहर निकालने का एक बहाना था? मैं कहूंगा कि उनका असली मकसद पूरी तरह से तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर हम कोर्ट में वैगनर के दिए गए बयान को देखें। उसने क्या कहा था कोर्ट में? वैगनर ने ट्रायल के दौरान कहा था कि पेडोफाइल्स बच्चों के साथ बुरा कर रहे थे और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कदम उठाया। अच्छा, तो उसने इसको ड्यूटी बना दिया। बिल्कुल। मनोविज्ञान में से मोरल न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बंटिंग और वैगनर की मानसिकता साइकोपैथिक थी। उन्हें मारने में आनंद मिलता था, पर उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ चाहिए था। सही पकड़ा। लगातार हिंसा करने के लिए दिमाग को एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। उन्होंने अपने अपराध को जस्टिस यानी न्याय का नाम दे दिया, जिससे उनकी हिंसा को एक झूठा आधार मिल गया। तो ये विजिलेंटी वाली इमेज दरअसल एक टूल थी दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए। हाँ, और बंटिंग ने इस जाल में बाहर वालों से ज्यादा अपनों को ही उलझाया।
एक लीडर अकेले इतने लंबे समय तक ऐसे अपराध नहीं कर सकता। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उस पे सवाल ना उठाएं। हाँ, उसका पूरा नेटवर्क परिवार और दोस्तों से बना था, राइट? बिल्कुल। मार्क हेडन को ही ले लीजिए, जिसने लाशों को छुपाने में मदद की। या फिर एलिजाबेथ हावी, जो बंटिंग के उकसाने पर एक हत्या में शामिल हुई, जो लगता है जेम्स स्पाइरेडॉन व्लासिकस का। हाँ, जो एलिजाबेथ हार्वी का ही बेटा था। सिर्फ 19 साल का था वो लड़का जब उसने बंटिंग के साथ रहना शुरू किया, और व्लासिकस ने बंटिंग के प्रभाव में आकर अपने ही हाफ ब्रदर ट्रॉय यूड और स्टेप ब्रदर डेविड जॉनसन की हत्या और टॉर्चर में हाथ बटाया। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। यहाँ पर ये कहानी सच में दिमाग घुमाने वाली हो जाती है। मैं इस बात पर हैरान हूं कि एक 19 साल का लड़का आखिर कैसे इस हद तक ब्रेन वॉश हो सकता है कि वो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाए। देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये मैनिपुलेशन कभी भी एक दिन या एक रात में नहीं होता। तो ये धीरे धीरे हुआ। हाँ, ये एक बेहद धीमी ग्रूमिंग प्रोसेस होती है। व्लासा केस को थोड़ा थोड़ा करके इस हिंसा की आदत डाली गई होगी। मतलब पहले छोटी बातों पर सहमति बनाई, फिर आगे बढ़े। सही कहा। एक बार जब विक्टिम इस दलदल में थोड़ा उतर जाता है तो उसे लगता है कि वो अब इससे बाहर नहीं निकल सकता। बंटिंग की दुनिया ही उसकी सच्चाई बन जाती है। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक बेहद खतरनाक उदाहरण है। और इस ब्रेन वॉशिंग के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मोटिव था, जिसे अक्सर इस आइडियोलॉजिकल कवर के पीछे छिपा दिया जाता है। आप पैसे की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, पैसे का लालच। कैसे इन लोगों ने शिकार की आइडेंटिटी, उनके बैंक अकाउंट्स और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स को चुरा लिया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इनके ग्रुप की एक सदस्य जोडी एलियट ने तो एक मरी हुई महिला की पहचान तक चुरा ली थी। सुजैन एलन की। हाँ, उसने सुजैन की पहचान चुराकर लंबे समय तक उसके वेलफेयर बेनिफिट्स लिए। इससे ये साफ हो जाता है कि उनकी नियो नाजी या विजिलेंटे विचारधारा दरअसल एक पर्दा थी। असली मकसद लोगों का पैसा हड़पना था। अगर आप समाज सुधारक हैं तो मरे हुए लोगों के बैंक अकाउंट्स क्यों खाली कर रहे हैं? ये तो है। एक बार जब ये एको चेम्बर और साथियों का जाल बन गया तो उनका अगला कदम था उन लोगों को चुनना जिन्हें टॉर्चर करना आसान हो। ये हिस्सा सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हाँ, हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फैक्चुअल जानकारी देना जरूरी है। उनका शिकार चुनने का एक पैटर्न था, जैसे गैविन एलन पोर्टर, जो व्लासाकिस का ही दोस्त था, स्किज़ोफ्रेनिक था और हेरोइन एडिक्ट था। और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके एक इस्तेमाल किए हुए सिरिंज से बंटिंग की उंगली में चुभन हो गई थी। सिर्फ एक चुभन की वजह से जान ले ली। या फिर व्लासाकिस के हाफ ब्रदर ट्रॉय यूड का मामला। जब उसकी हत्या की जा रही थी तो उसको बेड से घसीटकर बाथरूम में लाए, प्लायर से उसके पैर के अंगूठे कुचल दिए। और सबसे खौफनाक बात कि बंटिंग ने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। हाँ, और उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उसने ट्रॉय के दोस्तों को फोन पर सुनाने के लिए किया ताकि सबको लगे कि ट्रॉय जिंदा है। ये कोई आम हत्या नहीं थी। वही मैं कह रही थी, ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये आइडेंटिटी थेफ्ट और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बुरा रूप था। विक्टिम की आवाज रिकॉर्ड करके दोस्तों को भेजना ये दिखाता है कि वो कितने शातिर थे। और अगर हम फ्रेडरिक रॉबर्ट ब्रुक्स के केस को देखें, जो सिर्फ 18 साल का था और मार्क हेडन का भतीजा था, उसके साथ तो बेहद दरिंदगी हुई थी। बंटिंग को लगता था कि वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। इस शक के आधार पर उसके कान और नाक में जलती हुई सिगरेट डाली गई, यूरेथ्रा में जलती स्पार्कलर डाली, टेस्टिकल्स में ब्लीच इंजेक्ट करके इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। बाप रे, ये सब सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। उन्हें लोगों को दर्द देने में मजा आता था। वो पूरी तरह सिडिस्ट थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, उनका विक्टिम सिलेक्शन। जैसे गैरी ओ ड्वायर का केस, एक डिसेबल्ड पड़ोसी। हाँ, जिसे उसकी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स या पेंशन के पैसे छीनने के लिए बंटिंग ने शराब पिलाकर वैगनर से मरवा दिया। उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। यही बात बंटिंग और वैगनर को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। उन्होंने खास तौर पर उन लोगों को चुना जो या तो समाज में अकेलापन झेल रहे थे, डिसेबल्ड थे या ड्रग एडिक्ट थे। उन्हें पता था कि इन लोगों के गायब होने पर जल्दी कोई ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल, अगर समाज के किनारे पर खड़ा कोई व्यक्ति गायब हो जाए तो परिवार या पुलिस तुरंत एक्शन नहीं लेती। और इस सब के बाद अंत में डेविड जॉनसन, जिसकी हत्या स्नोटाउन बैंक में हुई और जिसके शरीर का एक हिस्सा बंटिंग और वैगनर ने पकाकर खाया, ये उनकी हैवानियत की आखिरी हद थी। लेकिन कहते हैं ना, इतनी सारी चालाकियों के बावजूद अपराधी हमेशा कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। और इस केस में वो गलती थी एलिजाबेथ हेडन का गायब होना। मार्क हेडन की पत्नी, राइट। हाँ, बंटिंग और वैगनर उससे नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी सच्चाई जानती थी।
वैगनर तो उसे लो लाइफ समझता था। मुझे पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जब एलिजाबेथ की लाश उसके पति मार्क हेडन को दिखाई गई तो कथनानुसार वो हंसा था। ये उनकी मानसिकता का सबसे डार्क हिस्सा है, अपनी पत्नी की लाश पर हंसना। लेकिन इस हत्या ने आखिरकार उनको फंसा दिया। एलिजाबेथ के गायब होने की पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ही पुलिस को स्नो टाउन के उस बैंक वॉल्ट तक पहुंचाया जहां वो 8 बैरल्स में बंद लाशें मिली, और उसके बाद जो अदालती कार्यवाही हुई वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे लंबा ट्रायल था ना ये? हाँ, लगभग 12 महीने चला ये ट्रायल, और डिटेल्स इतनी भयानक थी कि एक जूरर ने तो बीच में ही अपना नाम वापस ले लिया था। वो झेल नहीं पाए होंगे। सजा क्या मिली इन सबको? बंटिंग को 11 और वैगनर को 10 बिना परोल की उम्र कैद मिली, यानी मरते दम तक जेल। और व्लासकस का क्या हुआ, जो उनका साथी था? व्लासकस ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो मुख्य गवाह यानी क्राउन विटनेस बन गया। उसे 26 साल की नॉन परोल सजा मिली। और इस मामले में कुछ रीसेंट अपडेट्स भी हैं ना? हाँ, अभी मई 2024 में मार्क हैडन को एक्सीलेंट बिहेवियर की वजह से रिलीज कर दिया गया। क्या इतने बड़े अपराध में शामिल होने के बाद भी? कानूनी रूप से उसकी सजा पूरी हो गई थी, और व्लासकस को भी अगस्त 2025 में परोल मिलने वाली थी। पर शायद वो रद्द हो गई। बिल्कुल, बाद के रिव्यू में उस परोल को ओवरटर्न कर दिया गया और वो अभी भी जेल में है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा दिमाग इस बात पर अटक रहा है कि 1961 से 1999 तक पूरे 7 साल तक ये सब चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है सिस्टम के बारे में। 7 साल तक पुलिस से बचने के लिए वो लाशों को शिफ्ट करते रहे, पर समाज को, मतलब पब्लिक को कैसे नहीं पता चला? केस की जानकारी को पब्लिक से दूर रखने के लिए जुडिशियल सिस्टम ने 250 से ज्यादा सप्रेशन ऑर्डर्स लगाए थे। 250 ऑर्डर्स? ताकि मीडिया से कवर ना कर सकें। हाँ। ताकि मल्टीपल ट्रायल्स पर असर ना पड़े। ये सप्रेशन ऑर्डर्स 2011 में जब स्नो टाउन फिल्म बनने वाली थी तब जाके हटाए गए थे। ओ, तब जाके आम लोगों को इन 8 लाशों के पीछे की पूरी कहानी पता चली। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण से ये साफ होता है कि स्नो टाउन केस सिर्फ हिंसा का एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये उस बात का प्रमाण है कि कैसे चालाक और साइकोपैथिक लोग दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। वो समाज के अंदर एक क्लेंजिंग या सफाई का झूठा दिखावा करके अपनी हिंसा को जस्टिफाई करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये घटनाएं किसी दूर के अनजान शहर में नहीं हो रही थी। हाँ, ये एक आम सबाबन पड़ोस में हो रही थी, जहां अपराधी आम लोगों की तरह रह रहे थे। सुनने वालों को इस बात से सच में डर लगना चाहिए। ये ह्यूमन मैनिपुलेशन का सबसे खौफनाक उदाहरण है। ये लोग हमारे बीच ही होते हैं। चर्चा को खत्म करने से पहले मेरी समझ में एक विचार बार बार आ रहा है जिस पर आगे गहराई से सोचा जा सके। वो क्या है? अगर बंटिंग और उसके साथियों के शिकार कमजोर या समाज के दरकिनारे किए गए लोग ना होकर समाज के प्रभावशाली या प्रोमिनेंट लोग होते, तो क्या तब भी प्रशासन को उनके गायब होने का पता लगाने में 7 साल लगते? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद तुरंत इन्वेस्टिगेशन होती। वही ना, ये केस इस सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज की उन कमजोर लोगों के प्रति जो उदासीनता या इंडिफरेंस है, वही बंटिंग जैसे शिकारियों को उनके अपराध करने का एक सेफ जोन दे देती है। लोग ध्यान ही नहीं देते जब कोई पिछड़ा हुआ इंसान गायब होता है। तो आखिर सच में कमजोर कौन है? वो बेचारे जो इनके शिकार बने, या वो सिस्टम जो इनको वक्त रहते देख नहीं पाया? इस सवाल के जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढने होंगे।